जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा। जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लास पर। यूपीएसआई के एग्जाम्स 15 मार्च को 15 और 16 मार्च को दिया गया है और बहुत कम समय बचा है। तो आज से हम लोग मूल विधि की जो क्लासेस हैं वो बहुत कम समय में, बहुत साधारण शब्दों में और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको मूल विधि और संविधान से जो बनने वाले जो क्वेश्चन है, उन जो क्वेश्चन है वो छूटे ना और आपको एक अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, तो मूल विधि एक पर्टिकुलरली ये कहें कि संविधान का के तरीके का ही एक भाग है, बट बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको समझने में हमें दिक्कत होती है। तो आज से हम लोग मूल विधि की जो प्रॉपर क्लासेस हैं उसको आना शुरू हो गई है और आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और एक साधारण शब्दों में हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। मूल विधि में कई सारे चैप्टर्स ऐसे दिए गए। 2 चैप्टर भारतीय न्याय संहिता जो ऐड की गई है वो भारतीय आईपीसी के स्थान पर लिया गया है। तो मूल विधि से बनने वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती कि मूल विधि एग्जैक्ट में क्या है और क्या किस तरीके के क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो उन सभी को लेकर के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज से मूल विधि की प्रॉपर क्लासेस शुरू होती है। तो हम लोग देखते हैं मूल विधि में एक चैप्टर जुड़ा है इस बार। भारतीय न्याय संहिता 2 चैप्टर जुड़े हैं। भारतीय न्याय संहिता इसने स्थान लिया है आईपीसी के भारतीय दंड संहिता का। अब उसके बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे भारतीय न्याय संहिता जो है यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस बीएनएस के 5 अध्याय हैं। वैसे तो बीएनएस की अभी हम बात करेंगे 20 अध्याय है और क्या क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट इसमें जो पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। अध्याय 1 में जो दिया गया है उसमें धारा 1 से लेकर के 3 के बीच में बीएनएस क्या है उसकी परिचय के बारे में बताया गया है, यानी मूल जो विधि है उसके परिचय। धारा 2 में परिभाषाएं, कौन से आप काम करेंगे या कार्य करेंगे जो आपका अपराध कहलाएगा या ऐसे काम जो आपके अपराध नहीं कहलाएंगे, उन सब चीजों की परिभाषाएं दी गई हैं। और धारा 3 में साधारण स्पष्टीकरणों के बारे में बताया गया कि क्या क्या चीजें हमारी साधारण चीजों में आती है और कौन से अपराध की दृष्टि में आते हैं। अध्याय 2 में जो धारा 4 से लेकर के 23 के बीच में है, इसमें दंडों के विषय के बारे में बताया है कि कौन से अपराध करने पे कितने प्रकार का दंड मिलेगा या कितने समय की सजा होगी, क्या जुर्माना होगा, इन सभी का वर्णन जो है अध्याय 2 में दिया गया है। अध्याय 3 में दिया 14 से लेकर के 43 तक की जो धाराएं हैं उसमें साधारण अपवाद में दिया गया है, यानी कौन से ऐसे आप अपराध करेंगे जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते, उनसे बचाव का या यूं कहे जनरल एक्सेप्शन जो है वो धारा अध्याय 3 में 4 से लेकर के 43 तक की धाराओं में पढ़ेंगे। अध्याय 4 में हम लोग पढ़ते हैं आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेंडमेंट एंड अटेम्प्ट जो है वो अध्याय 4 में पढ़ेंगे, और ये जो है धारा 45 से लेकर के धारा 62 तक की हमको देखने को मिलता है। ठीक, बीएनएस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यह मूल विधि जो है वो बहुत समझने, कुछ बच्चों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। उनसे सबसे बेटर तरीका है आप इस तरीके का फ्लो चार्ट बना लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, अध्याय 5 में महिलाएं और शिशु के विरुद्ध अपराध जो है वो धारा 63 से लेकर के धारा 98 तक की मिलता है। और लास्ट आता है अध्याय 6 यानी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। बीएनएस में इतने ही अध्याय आपको देखने को मिलेंगे, फिर आगे बीएनएस में मिलेगा, फिर आगे जो है उसमें अध्याय में या उस तरीके की धाराएं पढ़ने में आपको शुरुआत होगी। तो हम लोग मूल विधि में जो बीएनएस है यानी भारतीय न्याय संहिता है, जिसका मतलब ही होता है क्या होता है बेसिक लॉ, यानी जो बेसिक लॉ होते हैं, यानी इस तरीके के कौन से ऐसे काम जो आपको करना, आप अगर कोई यदि कोई काम कर जाते हैं, बहुत सारे हम जीवन में हम लोग कार्य करते हैं, बट कुछ ऐसे कार्य गलती से हो जाते हैं या कुछ लोग स्वेच्छा से करते हैं बट वो आपराधिक कृत्य में आ जाते हैं, तो उसके लिए जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तो हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, कौन से काम करना चाहिए,
जो अपराध की श्रेणी में ना है, यानी सामान्य कार्य और अपराध के बीच का जो डिफरेंस जो बताता है वो मूल विधि में बताया जाता है। आप उत्तर प्रदेश के पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा कहलाएंगे तो आपको पर डे बहुत सारे ऐसे कृत्य आएंगे, बहुत सारी ऐसी FIRs आएंगी, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपको ये कार्य किया है, इसकी क्या सजा होगी, क्या नहीं होगी। आपको अपने मतलब ज्ञान से या अपने जो धाराओं इन्हीं मूल विधि की ही हेल्प से आपको ये बताना है या आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सा कृत्य आपका अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। उन सभी की डेफिनेशंस मूल विधि में दी गई हैं, यानी भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को विशेष अधिकार तथा प्रशासनिक प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, उन्हीं को बनाए रखने के लिए कानूनी विधियों की आवश्यकता होती है, उसी को मूल विधि कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन अगर पूछ भी ली जाती है तो अब इसकी लिख लीजिएगा, यानी भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों के विशेष अधिकार और प्रशासनिक प्राप्तियां देती है, क्योंकि संविधान आपके जो है बहुत सारे अधिकार प्राप्त कराता है, तो यानी मूल अधिकार जो होता है प्राप्त कराता है, और उन्हीं को सुचारू रूप से रखने के लिए कानूनी विधियों की आवश्यकता होती है, और इन्हीं विधियों को मूल विधि कहते हैं। ठीक है, तो मूल विधि की परिभाषा भी देखने को हो सकता है मिल जाए आपको, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब आता है भारत में कानून व्यवस्था किस तरीके से लागू हुई और क्यों लागू हुई, किसने लागू किया, इसके कुछ इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं। या यूं कहें भारतीय न्याय संहिता के पहले थोड़ा बहुत इतिहास भारतीय दंड संहिता का लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता का ही स्थान लिया है। ठीक है, उसको अपडेट किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता नाम था उसकी जगह पर अब भारतीय न्याय संहिता है। बहुत सारी अपराध नए जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो भारतीय दंड संहिता है वो 1862 में शुरू हुई थी और 1860 के समय में अधिनियमित हुई थी। तो उस समय में होने वाले अपराध और इस समय होने वाले अपराधों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो नए जुड़े हुए हैं। तो इन सभी अपराधों को एक सुचारू रूप से एक व्यवस्थित ढंग से करने के लिए इसमें संशोधन की जरूरत थी। उस संशोधन के बाद में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जो है वो BNS में ट्रांसफर हुई या BNS में परिवर्तित किया गया, जिसमें बहुत सारे नए अपराध जोड़े गए, जिनमें बहुत सारे ऐसे अपराधों की परिभाषाएं जोड़ी गई जो भारतीय दंड संहिता में क्लियर नहीं थी। तो इसमें क्या किया गया कि जो भी अपराध है उसको क्लियर परिभाषा बता दी गई कि आप ये कृत्य करेंगे तो आपका ये अपराध की श्रेणी में आएगा। तो भारतीय यानी भारत में कानून व्यवस्था जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1834 में, जिसके जो लॉर्ड बेविंगटन मैकाले, ये अगर यूं कहे कि आईपीसी के जनक माने जाए, भारतीय दंड संहिता के जनक जो माने जाते हैं वो मैकाले माने जाते हैं। ये पहले अध्यक्ष थे और भारतीय दंड संहिता घोषित किया गया था 1862 में घोषित कर दी गई थी भारतीय दंड संहिता। अब लागू कब हुई थी? 1 जनवरी 1862 में लागू हुई थी आईपीसी। ये यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 1862। अब अभी हम लोग वर्तमान में जो स्थान इसका लिया है भारतीय न्याय संहिता ने लिया है, यानी BNS ने लिया है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मीनिंग एक ही है। भारतीय न्याय संहिता दोनों की मीनिंग यानी इंग्लिश और हिंदी में सेम है। मैकाले साहब ने, अब इसकी डेट आती है 1 जनवरी 1862, तो BNS की भी डेट पूछ सकता है और BNS के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। BNS यानी प्रस्ताव जब पेश किया गया था भारतीय न्याय संहिता, इसका इंग्लिश और हिंदी अनुवाद दोनों एक ही है। पेश कब किया गया था? यहाँ पर पेश जो किया गया था वो 11 अगस्त 2023 को पेश किया गया था। किसने पेश किया था? हमारे अमित शाह ने। ठीक है, और कारण क्या था? कानून व्यवस्था सुधार, कानून सुधार तथा अपडेट कानून लागू करना चाहते थे, इसीलिए ये हमारा जो है वो भारतीय न्याय संहिता लाया गया। अब जब इसमें ये क्या कहते हैं, जब कारण बताएगा उसके बाद में दोनों सदनों में, क्योंकि जब कोई बिल लाया जाता है, अमित शाह जी ने पेश किया कि हम जो भारतीय दंड संहिता है उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ ऐसे कानून नए जोड़ना चाहते हैं जो इस समय वर्तमान में चल रहे हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं जो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वो भारतीय दंड संहिता में नहीं था उनका विवरण। ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम, बहुत सारी डेफिनेशन जिसमें कहा जाता है
कि यह काम जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है, तो उस नए परिभाषाएं जोड़नी थी। तो दोनों सदनों में जब कोई विधेयक लाया जाता है या कोई चीज सुधार जो हमें पेश करनी होती है, तो दोनों सदनों में पास किया जाता है, और दोनों सदनों में पास हुआ था 11 दिसंबर 2023 को। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों सदनों में पेश कब किया गया था, 21 दिसंबर 2023 को, और भारत से राष्ट्रपति से स्वीकृत जब कब मिली थी, 25 दिसंबर 2023 को स्वीकृत मिल गई। तो वो जो विधि होता है वो अधिनियम कहलाता है, यानी जब कोई विधेयक जब राष्ट्रपति से पारित हो जाता है वह क्या कहलाता है, अधिनियम कहलाता है। यानी ये अधिनियमित हो गया था। और लागू कब हो गया था, 1 जुलाई जो है 1 जुलाई 2024 को ये लागू कर दिया गया था। यानी भारत में भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से सुचारू रूप से चालू हो गई थी। इसको बनाने के लिए बहुत सारा समय लगा है, ठीक है। इसको शॉर्टकट में लिखा है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए और सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए। बुक में आप देखेंगे बहुत कठिन शब्दों में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो आगे आखिरी तक देखिएगा, बेनस आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब आईपीसी 1860 और बीएनएस 2025 में डिफरेंसेस क्या है या क्या क्या परिवर्तन हुआ है वो तो नहीं है, बट आगे हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, तो क्वेश्चन इसके बनने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कि आपके सही हो जाएंगे। अधिनियमित हुई थी 6 अक्टूबर 1860 में, बीएनएस अधिनियमित हुई थी 25 दिसंबर 2023 में। इसमें भाग जो है थे, आईपीसी में 23 भाग थे और इसमें भाग हैं 22, ठीक। धाराएं कुल इसमें 511 थी धाराएं, और इसमें धाराएं 558 है। तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इनको आप लिख लीजिएगा कि भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय है और 358 धाराएं हैं। जो लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 में, और यहाँ लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 को, ये लागू कर दिया गया था। अब इसमें लागू करने के साथ साथ कुछ नए अपराध भी जुड़े हैं और कुछ नए प्रावधान भी जुड़े हैं, यानी कुछ नए अपराधों की परिभाषाएं भी जुड़ी हैं और कुछ ऐसे दंड भी जुड़े हैं जो इस समय क्या कहते हैं 2024 और 2025 में वर्तमान में है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता का कुछ संक्षिप्त विवरण हम लोग देखते हैं कि जो अध्याय 1 की बात करें, ये अध्याय वाइज आप लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अध्याय 1 में जो विवरण दिया गया है वो किसका, मूल विधि का विस्तार संक्षिप्त विवरण और प्रारंभ दे दिया गया है। और प्रारंभ कब हुआ था, 1 जुलाई 2024 को इसका प्रारंभ हुआ था। अब मूल विधि या बीएनएस कहाँ कहाँ पे लागू होता है और किन किन जगहों पे लागू होता है उनके बारे में विवरण दिया गया है कि इसका विस्तार जल, थल और वायु तीनों भारतीय सीमाओं में है। भारत की किसी भी प्रकार की जो सीमा होगी, वो जो किसी भी प्रकार की सीमा हो, चाहे जल की हो चाहे थल की हो, ठीक है, आपको सब जगह बीएनएस कहाँ कहाँ लागू होता है उसकी परिभाषाएं जो इसमें दी गई है, ठीक है। फिर क्या है, भारतीय सीमा में चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, दोनों पर बीएनएस लागू होता है। या चाहे इंडियन हो चाहे कोई इंडिया में फॉरेनर आता है, दोनों पे बीएनएस लागू होगा, ठीक है। अगर कोई अपराध करता है चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर, दोनों में बीएनएस चालू होगा। यदि आप भारतीय हैं तो आप चाहे देश में हो चाहे आप विदेश में हो, आप कहीं भी हो बीएनएस आप पर लागू रहेगा। अगर आप कहीं के कोई अपराधी हैं या आप कोई विक्टिम है, दोनों तरीके से आपका काम मतलब बीएनएस लागू रहेगा। भारत में यदि कोई रजिस्टर किया हुआ शिप हो, यानी कोई शिप मतलब समुद्र में चलता है तो रजिस्टर इंडियन में है, या जहाज हो, इस पर व्यक्ति यानी इस पर जो स्थित जो कोई व्यक्ति चलाएगा, व्यक्ति द्वारा भारत में या विदेश में कहीं पर भी होगा तो वहां पर उस पर बीएनएस लागू होगा। तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कहाँ कहाँ पर जो है बीएनएस लगता है या नहीं लगता है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। यानी इंडियन हो चाहे फॉरेनर, दोनों बीएनएस लगेगा। अगर आप विदेश में या विदेश में कहीं पर भी विक्टिम हो चाहे अटैकर हो कोई भी, तो आपको जो है बीएनएस लागू होगा। भारत का रजिस्टर कोई शिप हो या कोई जहाज हो और उस पर व्यक्ति चाहे यहाँ पर भारतीय सीमा में आपने कृत्य किया हो चाहे बाहर किया हो, अपराध किया हो, दोनों पर बीएनएस आपका लागू होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं साइबर सिक्योरिटी। यानी साइबर सिक्योरिटी में जैसे आप ऑनलाइन जो क्राइम होता है उसमें भारतीय सिस्टम अटैकर हो आप,
चाहे कोई अटैक करते हैं या आपके साथ कोई अपराध हो तो आप विक्टिम हो गए, दोनों पर बीएनएस जो है लागू होगा, दोनों केसेस में बीएनएस लागू होगा। ठीक है। अब क्या होता है, बीएनएस लागू नहीं होगा, किन किन परिस्थितियों में बीएनएस लागू नहीं होगा, यदि कोई विशेष क्षेत्र है तो उसमें बीएनएस नहीं लागू होगा, सैन्य कानून पर बीएनएस नहीं लागू होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल का कोई अगर कृत्य होगा तो उनपे बीएनएस नहीं लागू होगा, विदेशी आर्मी का कोई स्पेशल अगर पूछ करके कोई बात या कोई सैन्य अभ्यास करता है तो उस पर बीएनएस लागू नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं अध्याय 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। अब ये आता है, इस परिभाषाओं में या मूल विधि में कुछ ऐसी परिभाषाएं क्लियर करके बता दी गई हैं कि उनसे आपका निश्चित हो जाएगा कि यह किया हुआ कार्य अपराध की श्रेणी से बाहर है या अपराध की श्रेणी में आता है। तो अध्याय 2 में सिर्फ परिभाषाएं बता दी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अध्याय 2, जिसमें बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं, यानी उसमें सही तरीके से बता दिया गया हर एक चीज का परिभाषा, जो हम लोग इस बार देखेंगे। बीएनएस में धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। धारा 2 अब यहाँ शुरू होता है इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा अलग तरीके से समझना। अब इसको सही तरीके से समझिएगा। धारा 2 यानी एक में हम लोगों ने देखा संक्षिप्त वर्णन किसका, मूल विधि का या बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का संक्षिप्त विवरण देखा। अब धारा 2 का एक में कहा गया है एक्ट, यानी कोई एक्ट की परिभाषा बताई गई है, या सीरीज ऑफ एक्ट, यानी अगर आप कोई काम करते हो या उसी प्रकार के कई काम करो, यानी आप चाहे चोरी करते हो लेकिन आप चाहे चोरी डकैती और किसी की मर्डर करते हो तो वो एक्ट ही कहलाएगा। यानी आप कोई एक काम करो या सीरीज ऑफ एक्ट करो, यानी बहुत सारे काम करो, आप वो एक्ट ही कहलाएगा। ठीक है। यानी कार्य या किसी का किया जाना या किसी का किया जाना वो क्या कहलाएगा, एक्ट कहलाता है। परिभाषा यानी एक्ट, एक्ट क्या है, एक्ट अधिनियम भी कहलाता है जब वह पारित हो जाता है। अब जब होता है, जब कोई चीज एक्ट हमारा पारित होता है जब वो राष्ट्रपति से, यानी जब राष्ट्रपति से वो पारित हो जाता है, राष्ट्रपति से जब वो उसको पारित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, अधिनियम कहलाता है। ठीक है, जब उसको स्वीकृति मिल जाती है, अधिनियम। ठीक, ये भी पूछ सकता है। अब देखो एक्ट क्या होता है, प्रपोज लॉ, यानी आप उसको प्रपोज करते हो, मतलब आप उनके समक्ष रखते हो। और अधिनियम क्या कहलाएगा, जब वो लॉ पास हो जाएगा तो अधिनियम कहलाता है। दोनों की परिभाषाओं से भी बन सकता है क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं धारा जो 2 का 2 में दिया गया है, जंतु की परिभाषा या जंतु का उल्लेख दिया गया है। यानी जंतु में क्या कहलाएगा, कोई भी जीवित प्राणी सिर्फ मनुष्य को छोड़ करके कोई भी हो वह जंतु ही कहलाएगा या एनिमल ही कहलाएगा, उसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। धारा 2 के 3 में बालक शब्द की परिभाषा दी गई है। इसमें बालक शब्द की परिभाषा दिया गया है कि कोई भी मनुष्य में, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, इन सब की उम्र अगर 18 से कम है, 18 से कम हो तो वो बालक की श्रेणी में आएगा। यानी बालक की परिभाषा में दिया गया है बिलो 18 जो कोई भी हो बिलो 18 वो बालक की श्रेणी में ही आएगा। ठीक, तो इसको बालक की परिभाषा दे दी गई है। 18 से कम उम्र की आयु के बच्चों को, या चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको बालक ही कहेंगे। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, धारा 2 के 4 में जालसाजी या नकली डॉक्यूमेंट बनाया जाना, वो हमारा 2 के 4 में आता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, जैसे फर्जी का पासपोर्ट बनवाता है और किसी विदेश में रह जाता है, बट कई दिनों बाद पता चलता है कि आपका वो जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था, वीजा या पासपोर्ट बनाया गया था, वो फर्जी है। या यूं कहें कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नकली मार्कशीट बना करके जॉब करते हैं और कई साल बाद वो पकड़े जाते हैं और तब पता चलता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था वो फर्जी है। तो यानी जालसाजी या नकली डॉक्यूमेंट बनाया जाना, यानी एब्सोल्यूट काउंट सर्टिफिकेट बनाया जाना, नकली कोई भी वस्तु हो, वो सब किसमें, जालसाजी में कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसे
अगर कोई जूते की कंपनी है एडिडास, अब कोई इसकी जगह पर एबिबास कर देता है, ठीक, इसकी स्पेलिंग चेंज करके कोई इस एडिडास की स्पेलिंग कोई चेंज करके लॉन्च कर देता है जूता, तो वो सब किस में आएगा, जालसाजी की श्रेणी में ही आएगा। तो जालसाजी की परिभाषा क्या होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी किसी भी चीज का वही प्रतिरूप दूसरे तरीके से अगर बिना उसकी अनुमति से अगर वो लॉन्च किया जाता है, गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बनाता है, तो वो जालसाजी के अंदर में ही आता है। ठीक है, धारा 225 में कोर्ट या न्यायालय की परिभाषा बताई गई है। कोर्ट या न्यायालय की परिभाषा में क्या आता है, देखते हैं। कोई भी निकाय, यानी निकाय मतलब संस्था कह सकते हैं एक तरीके का, कोई भी संस्था जो कानून का संरक्षण या व्यवस्था करे, कोर्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे पहले जो होती थी पंचायत होती थी, वहां पर भी क्या होता था कि पंच होते थे और कोई भी अपराध होता था उसका जो होता है गांव में उसका अपराध की श्रेणी या उसका अपराध का सजा बताया जाता था, तो वो भी क्या कहलाता था, कोर्ट ही कहलाता था। अब वही चीज कहा गया है, कोई भी ऐसा निकाय संस्था जो कानून का संरक्षण करे या व्यवस्था करे, वो कोर्ट ही कहलाएगा। इसमें कोर्ट की परिभाषा दी गई है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर्ट की परिभाषा किस अध्याय में या किस धारा में दिया गया है, 2 में 2 में कोर्ट की परिभाषा दी गई है। अब आता है 2 में मृत्यु के बारे में बताया गया है। मृत्यु के बारे में क्या बताया गया कि इसमें सिर्फ जो ऐड होगी मृत्यु, वो मानव की मृत्यु के बारे में विवरण दिया गया। और मानव की मृत्यु में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों आते हैं। ठीक है, मानव की मृत्यु में इसमें सिर्फ मानव की मृत्यु का विवरण दिया गया है, बाकी किसी भी अन्य का नहीं दिया गया। धारा 2 में बेईमानी और डिसऑनेस्ट की परिभाषा के बारे में बताया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति द्वारा सदोष लाभ प्राप्त किया हो या सदोष हानि दी गई हो, यानी सदोष मतलब दोष के साथ में लाभ प्राप्त किया हो या किसी को हानि दी गई हो, वह बेईमानी के अंदर ही कहलाएगा, यानी वो डिसऑनेस्टी ही कहलाएगी। ठीक, यानी इसकी परिभाषा ये 2017 और 2021 दोनों में पूछा गया। 2017 और 2021 के कई शिफ्ट में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सदोष लाभ और सदोष हानि क्या होता है और किसके अंदर में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेईमानी की परिभाषा 2 में। ये शब्द जरूर याद रखना, कोई भी व्यक्ति सदोष लाभ प्राप्त किया हो या सदोष हानि किसी को दी हो, तो वो क्या किसमें कहलाएगा, डिसऑनेस्टी में ही आएगा। आगे हम लोग देखते हैं 2 में क्या दिया गया है। 2 में दिया गया है कि दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा दी गई है। डॉक्यूमेंट क्या क्या कहलाएगा, अक्षरों, शब्दों और वर्णों द्वारा उल्लेख कोई भी अर्थ निकल रहा हो रखने वाला मामला डॉक्यूमेंट कहलाएगा, यानी जिनसे अक्षरों से, शब्दों से, वर्णों से द्वारा कोई भी उल्लेख रखने वाला मामला जो है वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब डॉक्यूमेंट में डिजिटल डॉक्यूमेंट भी आते हैं, क्योंकि भी शामिल किए जाते हैं, क्योंकि इनको जिन्हें कभी भी प्रयोग में ला सकते हैं। यानी अगर डिजिटल डॉक्यूमेंट है, डिजिटल डॉक्यूमेंट जैसे वीडियो, सीसीटीवी, फोटो, ईटीसी, यानी इन सबको जो है एक बार ले लिया तो आगे भी आपको काम आएगा, आप देख सकते हो और इनका साक्ष्य जो है ले सकते हो। ठीक है, तो डिजिटल डॉक्यूमेंट में डिजिटल डॉक्यूमेंट भी ऐड किया गया है। ये बीएनएस में ही ऐड किया गया है, ये पहले नहीं ऐड किया गया था, क्योंकि 1862 में डिजिटल डॉक्यूमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं था, डिजिटल डॉक्यूमेंट थे ही नहीं, तो बीएनएस में ये शामिल किया गया है डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट में डिजिटल डॉक्यूमेंट आता है या नहीं आता है। तो ये आता है, क्योंकि ये बीएनएस 2023 में ही ऐड किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब आता है 2 यानी कपट पूर्वक काम, यानी अगर आप किसी के साथ चीटिंग करते हैं या यूं कहें कि उसको धोखा देते हैं, और यानी कपट पूर्वक की डेफिनेशन दी गई है। कपट पूर्वक यानी कपट मतलब फ्रॉड के उद्देश्य से किया गया कार्य। आप किसी को धोखे के
उद्देश्य से कोई अगर कार्य करते हैं तो कपट पूर्वक ही कहलाएगा। ठीक, तो कपट पूर्वक की डेफिनेशन भी ये 2017 के एग्जाम से पूछा गया था यूपीएसआई के। ठीक है, तो कपट पूर्वक यानी जिसमें निजी फायदा हो, आपका निजी फायदा हो, या अन्य को आप दूसरे को, अन्य मतलब दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आपका जो है कपट पूर्वक में ही कहलाता है। यानी आपका कोई निजी फायदा हो या किसी और को नुकसान पहुंचाना हो। जैसे अगर कहा जाए कि आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति है जिससे आप नफरत करते हैं, तो उसको हानि पहुंचाने के चक्कर में उसको आपने धोखाधड़ी के केस में फंसा दिया, धोखाधड़ी के केस में पहुंचा दिया, तो इसमें आपको निजी फायदा है। ठीक है, तो ये भी किस में कहलाएगा, कपट पूर्वक में कहलाएगा। अब कपट पूर्वक में क्या कहलाता है, बिना कपट करने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाएगा वो कपट पूर्वक नहीं कहलाएगा। यानी जिसमें आपका कोई निजी फायदा या दूसरे को हानि ना पहुंचे, तो वो सद्भाव पूर्वक कार्य कहलाएगा, ना कि कपट पूर्वक कार्य कहलाएगा। यानी दूसरे को फायदा होगा बिना किसी को नुकसान के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको अगर हम बात करें, क्योंकि ये 2017 और 2021 के दोनों के एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर एक चीज बनता है, इसमें जेंडर की परिभाषा दी गई है। जेंडर की जो आईपीसी थी, आईपीसी में वो सिर्फ मेल और फीमेल की परिभाषा सिर्फ बताई गई थी। ठीक है, लेकिन बीएनएस में ट्रांसजेंडर भी जोड़ दिया गया है। यानी अब लिंग की परिभाषा में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर दोनों तीनों आएंगे, तो इस बार ये जोड़ा गया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि लिंग की परिभाषा में यानी जेंडर की परिभाषा में कितने आते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 2 के 11 में, इसमें सद्भाव पूर्वक यानी एक था कपट पूर्वक, और इसमें क्या सद्भाव पूर्वक यानी गुड फेथ, उसकी परिभाषा दी गई है। यानी कोई भी कार्य सद्भाव पूर्वक जब भी कहलाएगा जब उसमें वह कार्य सतर्कता से किया गया हो, यानी आपकी देखरेख में आपने सही तरीके से काम किया हो। दूसरा, वह कार्य पूरी तरीके से सावधानी पूर्वक किया गया हो। ठीक है, यानी सम्यक सतर्कता, सम्यक सावधानी से लोगों के हित में, यानी दूसरों के हित में, दूसरे लोगों के हित में अगर कोई काम किया जाता है तो वो सद्भाव पूर्वक कहलाता है। यानी वर्क फॉर पीपल, यानी लोगों के लिए। ठीक, यानी कोई भी किसी से नुकसान न पहुंचाए ऐसा काम, यानी कोई भी कार्य सद्भाव पूर्वक जभी कहलाएगा जब सतर्कता से, सावधानी से, यानी सम्यक सतर्कता और सावधानी से लोगों के हित में। यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन हटा करके इसे पूछ सकता है। लोगों के हित में अगर कोई कार्य करता है तो वो क्या कहलाएगा, सद्भाव पूर्वक कार्य कहलाएगा। आगे हम लोग देखते हैं धारा 2 के 12 में क्या बताया गया, सरकार की परिभाषा दी गई है। सरकार की परिभाषा में क्या दिया गया, सरकार चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों के संयुक्त रूप में हम लोग दोनों के संयुक्त रूप में प्रकारों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, दोनों के लिए जो है वो उसके सरकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, धारा 2 के 13 में ये 2017 2021 दोनों में पूछा गया है संश्रय। और संश्रय होता क्या है, संश्रय एक तो इसी परिभाषा से क्वेश्चन बना है, दूसरा इन सब से क्वेश्चन बना है। ये जो लिखा है मैंने इन सब से क्वेश्चन बना है। संश्रय मतलब मान लो कोई अगर व्यक्ति कोई क्राइम करके कहीं जाता है, आप उसके जानने वाले हैं, ठीक है, और आप उसको क्राइम करके कोई आ रहा है, आप उसको रहने के लिए जगह देते हैं या आप खाना पीना देते हैं, या कोई एक हथियार देता है, जाओ भैया ये आपको हथियार दे रहे हैं। हथियार मतलब किसी भी प्रकार का जो शस्त्र होगा, वस्त्र नहीं, यहाँ पे शस्त्र होगा, शस्त्र। और चाहे यहाँ पर वस्त्र दे, कपड़ा पहनना और रोकना, यानी किसी को आश्रय देना है, चाहे स्थान पे, चाहे कोई जगह दे रहे हैं, आपको खाना पीना उसको दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हो या कोई शस्त्र दे रहे हो, कोई वस्त्र दिया, आप शस्त्र दिया, आप जाओ उसको किसी और को मार दो। गोला बारूद दे रहे हैं, वाहन दे रहे हैं कि यानी आप भाग जाओ यहाँ से, या कहीं भी से ये लो मेरी गाड़ी और यहाँ से चले जाओ, वाहन दे रहे हैं कोई भी। तो इस प्रकार के कोई भी अगर हेल्प कर रहे हैं,
किसकी? अपराधी की, जिसने अपराध किया हो, तो वो संश्रय की श्रेणी में आएगा। संश्रय भी एक तरीके का ही अपराध है, तो आप उसको अगर किसी भी अपराधी को रहने का आश्रय देते हैं तो आप भी अपराधी ही, आप भी उसके भागीदार कहलाओगे। लेकिन पति एवं पत्नी संश्रय के दोषी नहीं माने जाएंगे, यानी पति और पत्नी दोनों में एक दूसरे को अगर आश्रय देते हैं, कोई कुछ किसी से गलत काम हो जाता है, तो संश्रय की श्रेणी में उसका अपराध नहीं आएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों 17 और 21 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, फिर आता है छत यानी हार्म। हार्म की परिभाषा कब किस में दी गई है? 2 के 14 में। अब किसी भी व्यक्ति को छत या हार्म किसी भी तरीके से हो सकती है, उनकी परिभाषाएं बताई गई कि किसी भी व्यक्ति को, या व्यक्ति में, चाहे व्यक्ति में मतलब मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जेंडर आते हैं, कोई कंपनी भी आती भी आगे देखेंगे, व्यक्ति की परिभाषा भी दी गई है। यानी किसी को भी अगर हार्म या क्षति पहुंचाते हैं, चाहे उसको शारीरिक क्षति पहुंचा रहे हो, चाहे उसको मानसिक क्षति पहुंचा रहे हो, चाहे ख्याति संबंधी, यानी अगर उसकी बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है, ख्याति मतलब उसकी इमेज डाउन हो रही है, ख्याति संबंधी हो या संपत्ति संबंधी किसी भी प्रकार की क्षति पहुंच रही है, उन सभी की परिभाषा 2 के 14 में दी गई है। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में पूछेंगे, तो ये पूछा जा सकता है कि क्षति कितने प्रकार की होती है? शारीरिक, मानसिक, ख्याति और संपत्ति संबंधी किसी प्रकार की जो है वो हार्म यानी क्षति कहलाती है। 2 के 15 में, धारा 2 के 15 में अवैध और वैध की परिभाषा दी गई कि यह चीज वैध है और यह चीज अवैध है, तो उसकी परिभाषा 2 के 15 में दी गई है। धारा 2 के 16 में न्यायाधीश की परिभाषा दी गई कि कौन सा व्यक्ति न्यायाधीश कहलाएगा, यानी कौन सा व्यक्ति जो होगा किसी भी अपराध की श्रेणी को ये बताएगा कि आप अपराध है या नहीं है, तो न्यायाधीश की परिभाषा 2 के 16 में दी गई है। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बीएनएस में न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 2 के 17 में, जिसमें लाइफ और जीवन की परिभाषा दी गई है। जीवन की परिभाषा, जीवन का आशय यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर मानव जीवन से ही संबंधित है ये। ठीक है, मानव जीवन में मेल फीमेल तीनों आते हैं, तो जीवन का आशय यहाँ पर मानव जीवन से संबंधित दी गई है। जीवन की परिभाषा 2 के 17 में दी गई है। ठीक, तो ये भी पूछ सकता है कि जीवन की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 2 के 17 में। धाराओं से भी क्वेश्चन बने हैं और धाराएं पूछी गई हैं, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। इसको समझिए आप सही तरीके से, एक दो बार जब इसको देखेंगे तो आपके पैटर्न धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि आपको ये दिखेगा कि मूल विधि लगभग संविधान के बराबर ही होता है। अगर संविधान का, जैसे अगर आपने पहले पॉलिटी अगर पढ़ा हुआ है तो उससे थोड़ा सा अगर कांटेक्ट करके चलते हैं तो आपको जो है मूल विधि समझने में आसानी हो जाएगी। क्यों? यहाँ पर पॉलिटी में कई सारे आपको पावर्स मिली हैं, कई सारे मूल अधिकार मिले हैं, और किसी भी देश को किस तरीके से चलाना है सुचारू रूप से वो संविधान में बताया गया है। और कानून व्यवस्था, यानी इस देश को चलाने के लिए जो कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचित की जाती है वो मूल विधि में बताया गया है। ठीक है, तो मूल विधि संविधान एक दूसरे से को रिलेटेड कह सकते हैं, इसीलिए मूल विधि संविधान दोनों एक साथ यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक, तो मानव जीवन का आशय यहाँ पर मानव जीवन से है। दूसरा कि 2 का 18 में धारा पूछी गई स्थानीय विधि। स्थानीय विधि क्या होती है? मान लो कोई एक लोकल ऐसी जो नियम बना दिया जाता है या कोई कानून बना दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में उसको मान्य रखा जाए। जैसे कोविड के समय में पर्टिकुलरली कोई भी ऐसा एक एरिया होता था जहाँ पर कोई कोविड पेशेंट पाया जाता, कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता, तो वो एरिया घेर दिया जाता था कि इस एरिया में नहीं जाएगा। तो यानी जो स्थानीय विधि यानी विशेष क्षेत्र में लागू होने वाला लागू होती है, पूरे देश में लागू नहीं होती है। तो यानी लोकल जो लॉ होते हैं वो स्थानीय विधि के अंतर्गत आता है। ये ऐसे लॉ जो होते हैं वो किसी आवश्यक मुद्दों पर बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कर्फ्यू अगर लगाया तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से कर्फ्यू लगाया जाता है। तो कर्फ्यू एक तरीके से कह सकते हैं ये स्थानीय विधि में आ जाता है कि यहाँ के लोग बाहर नहीं निकल सकते बिना सरकार की अनुमति से। ठीक, फिर होता है 2 के 19 में पुरुष की परिभाषा दी गई है। पुरुष की परिभाषा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर मेल फीमेल की पूछा, जेंडर की परिभाषा पूछी गई है
तो पुरुष की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। यहाँ पर पुरुष की परिभाषा किसी भी आयु के पुरुष से शामिल है, यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन घूम सकता है। हो सकता है 40 साल का एज दे दिया जाए, 20 साल का एज दे दिया जाए, या क्या कहते हैं कोई भी एज दे दिया जाए, तो चाहे कोई भी एज हो वो पुरुष की श्रेणी में शामिल होगा अगर वो मेल में आता है। धारा 2 के 20 में माह एवं वर्ष की परिभाषा दी गई है। माह और जो वर्ष है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे ही बेस्ड होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो माह और वर्ष की परिभाषा निकाली जाती है उसी की हेल्प से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं धारा 2 के 21 में चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई अगर मकान है तो वो आपका मकान एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं ले जा सकते हैं, तो वह अचल संपत्ति यानी एक स्थान से कहीं और नहीं ले जा सकते हैं। वह चीज या वह वस्तु अचल होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। दूसरी होती है चल संपत्ति, यानी जो वह संपत्ति या वह वस्तु जो एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, वो सब क्या किसमें कहलाती है, चल संपत्ति में कहलाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं। चल संपत्ति में जैसे गोल्ड कार हो गई, आपके पास गोल्ड है, कोई जेवर वगैरह है, लैपटॉप हो गया, कैश मनी है, इस प्रकार की जो कोई भी संपत्ति यानी कोई भी वस्तु होगी वह आपकी चल संपत्ति में कहलाएगी। तो उसकी परिभाषाओं के बारे में दिया गया है, यानी 2 के 21 में चल संपत्ति की परिभाषा दी गई है। धारा 2 के 22 में वचन यानी नंबर्स की परिभाषा दी गई है, यानी इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो गिनती के लिए किया जाता है कि किसी भी चीज की या किसी भी वस्तु की किसी भी की गिनती करेंगे तो उसमें नंबर्स यानी वचन का प्रयोग होगा। धारा 2 के 23 में शपथ मतलब किसी चीज की ओथ लेना। ठीक है, ओथ मतलब पद ग्रहण करते हैं तब आप शपथ लेते हैं, या किसी का सत्यापन करते हैं तब जो प्रवृत्ति मतलब एक जो ओथ पढ़नी होती पढ़ी जाती है वह क्या कहलाती है, शपथ कहलाती है। जैसे राष्ट्रपति की शपथ, प्रधानमंत्री के पद की शपथ, मुख्यमंत्री के पद की शपथ, इन सब की शपथ जो होता है, जैसे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट की शपथ और प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है कि अब मैं फला फला व्यक्ति सारे कानूनों को मानूंगा और सही तरीके से काम करूंगा और मेरी वजह से किसी और को नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार के जो कोई ओथ लेते हैं तो वो परिभाषा किसमें दी गई है, 2 के 23 में, धारा 2 के 23 में। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें धारा 2 के 24 में अपराध की यानी ऑफेंस की परिभाषा दी गई है। ऑफेंस यानी अपराध की परिभाषा मतलब भारतीय न्याय संहिता के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य, यानी भारतीय न्याय संहिता के विरुद्ध, यानी जो भारतीय न्याय संहिता में अगर अपराध बता दिया गया है उसके बीएनएस के अपोजिट यानी विरुद्ध कोई अगर कोई भी काम करते हैं वो अपराध की श्रेणी में ही आएगा, यानी वर्क अगेंस्ट लॉ इन क्राइम, यानी वर्क अगेंस्ट लॉ के अगेंस्ट कोई भी काम करोगे तो आपका क्राइम ही कहलाएगा। अब भारतीय ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये 17-23 दोनों में घुमा के पूछा गया है। क्या पूछा गया था कि कार्य को अपराध माने जाने के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो ये डेफिनेशन दे दी गई थी कि अगर कोई काम करते हो वो अपराध की श्रेणी में कब कहलाएगा या उसके तत्व क्या क्या होते हैं, ये पूछा गया था। ऐसा कोई कृत्य मानव द्वारा निश्चित होना चाहिए, यानी किसी मानव ने किया ही हो तभी वो कृत्य कहलाएगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति की आपराधिक मनस्थिति, यानी उसकी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो बैड इंटेंशन होनी चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन से वो काम किया गया है। ऐसा कोई कार्य आपराधिक कृत्य यानी क्रिमिनल एक्टिविटी का भी होना जरूरी है, यानी कोई भी काम जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर में आता है तभी वो अपराध कहलाएगा। इस तरह के आपराधिक कृत्य मानव समाज को क्षति होनी जरूरी है, यानी इस कोई भी काम करो जिससे मानव समाज को क्षति अगर पहुंचती है वो अपराध की श्रेणी में कहलाता है। तो जो कार्य करना अपराध तत्व आने वाले तत्व ये पूछा गया दोनों में, तो ये हो सकता है इस बार भी पूछने आए, तो इसको सही तरीके से एक बार समझ के नोट कर लीजिएगा। यानी किसी की बैड इंटेंशन हो, क्रिमिनल एक्टिविटी हो और मानव समाज को क्षति पहुंचे तो वो अपराध माने जाने के आवश्यक तत्व में आ जाएगा वो। ठीक है, आगे 2 के 25 में लोप यानी ओमिशन के बारे में बताया गया है।
इसकी परिभाषा दी गई है। 2 के 26 में व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। व्यक्ति की परिभाषा में अब देखिए, व्यक्ति की परिभाषा वहां पे आती है, यानी व्यक्ति में हम लोग ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी आ सकते हैं। इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन व्यक्ति के नाम पे चाहे कोई कंपनी हो तो वो भी व्यक्ति कहलाएगा, चाहे कोई अगर किसी प्रकार की संस्था हो तो वो भी कहलाएगा, कोई अगर व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल कोई चीज हो तो वो भी व्यक्ति के अंतर्गत ही आता है। तो व्यक्ति की परिभाषा पूछी गई है 2017 में पूछी गई थी, तो इसमें पूछ सकता है इस बार फिर, यानी मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, कोई कंपनी हो, चाहे संस्था हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे इंडिविजुअल हो, तो वो किस में आता है? व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आता है। किसमें पूछा गया? 2 के 26 में। धारा 2 के 27 में पूछा गया लोक सेवक, यानी ऐसा सही तरीके से माने कि जो व्यक्ति सरकार से वेतन लेता है, वेतन प्राप्त करता है, वो लोक सेवक कहलाएगा, लोक सेवक। ठीक है, जैसे आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवी में कार्यरत अधिकारी, वो लोक सेवक कहलाते हैं। न्यायाधीश, केंद्रीय बैंक अधिकारी, समापक यानी जो छापा डालते हैं, ठीक है, वो इनकम टैक्स वाले। और पुलिस और आईपीएस अधिकारी, चीफ मिनिस्टर, ये सब क्या कहलाएंगे? लोक सेवक कहलाएंगे, क्योंकि सब सैलरी पाते हैं, यानी सैलरी प्राप्त करने वाला कोई भी जो है वो व्यक्ति लोक सेवक ही कहलाता है। किससे? सरकार से। 2 के 30 में मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है? यानी कोई ऐसी चीज या ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको प्राप्त करने से वो चीज आपके हक में हो या उस पर आपका अधिकार हो जाए, ऐसा डॉक्यूमेंट मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाता है। जैसे कोई भी अगर आप मकान खरीदते हैं, अगर उसकी रजिस्ट्री आपको मिल जाती है तो आपको मकान पे अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी मकान की रजिस्ट्री भी किस में आता है? मूल्यवान प्रतिभूति पे। आपके पास कोई खेत है, उसकी खतरा खतौनी है तो आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। पासपोर्ट है, कहीं जाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। वीजा है तो आपको कहीं रहने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। मार्कशीट है तो आपको ये अधिकार है कि आपने हाई स्कूल पास किया है, इंटर पास किया है या ग्रेजुएशन पास किया, तो आप इसको बता सकते हैं कि हमारे पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, इसका मतलब मैंने ग्रेजुएशन पास किया है। इंटर की मार्कशीट है तो इसका मतलब मैंने इंटर पास किया। तो यानी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे हमें उस पर अधिकार प्राप्त करने का जो लीगल मिल जाए, अथॉरिटी मिल जाए, तो वो किस में आता है? मूल्यवान प्रतिभूति में आता है। तो इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा क्या क्या इसमें मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग 2 के 31 में जलयान यानी वेसल्स की परिभाषा दी गई है। ठीक है, वेसल्स की परिभाषा 2 के 31 में दिया गया है। आगे धारा 2 के 34 में वसीयत यानी जिसको विल कहते हैं। जैसे मान लो कि एक कोई व्यक्ति है, इनके 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4। ठीक, इनके पास 100 एकड़ की जमीन है, तो ये अपनी जमीन जो है अपने चारों बच्चों को नाम करेंगे, तो चारों बच्चों को कितना कितना आएगा? 25-25 बीघा जो है वो जमीन या एकड़, जो एकड़ अगर है तो 25-25 एकड़ जो जमीन है चारों बच्चों को बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा एक लीगल अथॉरिटी या लीगल डॉक्यूमेंट बनवाएंगे जिससे ये पता चलेगा कि हमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने चारों बच्चों को बराबर बराबर यानी जितने इतने भाग में हम देना चाहते हैं। तो वह जो लीगल डॉक्यूमेंट होगा वही क्या कहलाता है? वसीयत कहलाता है। ठीक है, उसको दिखा करके आप अथॉरिटी बना सकते हैं या उसको बता करके आप अपना अधिकार दिखा सकते हैं कि इस हमारे पिताजी ने हमको ये जमीन या ये जो जायदाद या जो कोई भी चीज है वो हमारे नाम करा दी है। तो वो क्या कहलाती है? वसीयत कहलाती है। यानी अपनी संपत्ति को बाकी अन्य के मध्य विभाजित करना क्या कहलाता है? वसीयत कहलाता है। अब धारा 2 के 35 में परिभाषा किसकी दी गई है? महिला की परिभाषा दी गई है। तो महिला की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 2 के 35 में। तो ये पूछ सकता है। ठीक, वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से वैल्यूज, ये क्वेश्चन इसकी ज्यादा बढ़ रही है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब महिला में सिर्फ ओनली ह्यूमन बीइंग में
जो होंगी उन्हीं की परिभाषा ऐड की गई है कि बाकी ह्यूमन बीइंग को छोड़ करके बाकी किस में काउंट होता है, एनिमल में काउंट होता है, तो उसमें नहीं पूछा गया है। धारा 2 के 36 में क्या दिया गया, सदोष लाभ। अब सदोष लाभ की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सदोष लाभ यानी कोई भी व्यक्ति इनलीगल तरीके से कोई संपत्ति प्राप्त करता है, यानी कि जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति ए है, उसने गलत तरीके से किसी एक संपत्ति पर कब्जा कर लिया, ठीक, प्राप्त करता है और वह उस संपत्ति का वैध अधिकारी नहीं है, यानी वैध हकदार नहीं है, यानी उसका कोई नाम डॉक्यूमेंट उसके नाम पे नहीं, बट उसने उस जमीन पे कब्जा कर लिया, तो इसे सदोष अभिलाभ कहते हैं। तो इसे ही सदोष जो है अभिलाभ कहते हैं। यानी मान लो कोई व्यक्ति है जिसने गलत तरीके से किसी जमीन पे कब्जा कर लिया है और उसमें उसका वैध अधिकारी है नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी अपने अंडर में किया हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, सदोष लाभ कहलाएगा। ठीक है, फिर धारा 2 का लास्ट जो है, धारा 2 का 37, इसके बाद धारा 2 खत्म हो जाएगी, धारा 3 शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या सदोष हानि की परिभाषा दी गई। धारा 2 के 37 में सदोष हानि की परिभाषा दी गई, यानी कोई भी व्यक्ति इनलीगल तरीके से किसी वैध हकदार का, यानी इसमें क्या है कि मान लो किसी का वैध अधिकारी था, उससे हमने वैध हकदार को उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया हो, यानी उसकी हमने जमीन छीन ली हो, तो वह सदोष हानि कहलाएगा। यानी कोई भी अगर वैध अधिकारी होता है उससे हमने संपत्ति छीन लेगी तो उसको क्या होगी, सदोष हानि होगी। ठीक है, तो मूल विधि का ये पार्ट अध्याय 2 धारा 2 की कुछ परिभाषाओं के विवरण हमने वीडियो में दिया, क्योंकि अभी आगे बहुत लंबा चैप्टर है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप कोई अगर कुछ सुझाव या कोई बदलाव चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।